हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बेटा, अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं संसाधन एवं विकास। क्या शुरू करने वाले हैं? ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद भी आएगा और पूरी तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा, संसाधन किसकी बात कर रहे हैं? बेटा संसाधन की बात कर रहे हैं। तो संसाधन के बारे में समझते हैं पहले, और संसाधन वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में क्या समझने के लिए बातें हैं उसको सीखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। देखिए, इसको थोड़ा मैंने जूम कर दिया जिससे आप समझ पाएँ। जानने योग्य तथ्य एवं महत्वपूर्ण शब्दावली। संसाधन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, संसाधन की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं इस पॉइंट पर कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही संसाधन कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए संसाधन की डेफिनेशन कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाती हैं तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही संसाधन कहलाती हैं। अब जीव मंडल से प्राप्त जो संसाधन होंगे उन्हें हम जैव संसाधन कहेंगे। जीव मंडल से प्राप्त संसाधनों को हम क्या कहेंगे? जैविक संसाधन कहेंगे। और निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधनों को हम अजैव संसाधन कहेंगे। अब जैविक अजैविक क्या होता है? जैसे पानी है, प्रकृति से प्राप्त है, ठीक है। और मान लीजिए खनिज है, ये भी प्रकृति से प्राप्त है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है अजैव और जैव संसाधन का। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जिन्हें या तो भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा या यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक मतलब मशीनों का प्रयोग करके दोबारा से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूरज का प्रकाश आ रहा है, हम सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किस संसाधन में आएगा? नवीकरणीय में। यानी वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रिया द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है या दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय। अब इसी का ऑपोजिट कर देते हैं कि वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करके, वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, चाहे हम भौतिक क्रिया कर लें, चाहे हम रासायनिक क्रिया कर लें या यांत्रिक क्रिया कर लें, वो हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, हम खनिज संसाधनों को निकाल रहे हैं, क्या हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं? नो, नेवर, इम्पॉसिबल। अगला है निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन। पहले इस शब्द पर ध्यान दें, व्यक्तिगत संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिस पर एक पर्सन, एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे आपके खेत हैं, बैनामा करा रखा है, आपका उसमें अधिकार है, तो ये क्या है बेटा? व्यक्तिगत संसाधन है, निजी संसाधन है। अगला पॉइंट है कि वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे शमशान घाट। अगला पॉइंट है बेटा हमारा कि किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, दोबारा से समझते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बेटा, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा स्लो वर्जन में। कि प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुएं जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ली जाती हैं तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन है। जीव मंडल से प्राप्त वस्तुएं जैविक संसाधन
और निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन या निर्जीव वस्तुओं के रूप में प्राप्त हमें जो संसाधन है वो अजैविक संसाधन। वे संसाधन जिनको यांत्रिक, भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है वो नवीकरणीय, और वे संसाधन जिन्हें दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता अनवीकरणीय। वे संसाधन जिन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन, और वे संसाधन जिस पर सारे समुदाय का या सभी लोगों का अधिकार होता है, जो सब प्रयोग करते हैं, वो हमारे सामुदायिक संसाधन है। अगला है कि वे संसाधन जो भारत की, अब मैं भारत ही बोल रहा हूँ, वैसे तो ये है कि वे संसाधन जो किसी देश की भौगोलिक यानी उसकी बाउंड्री है, उसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी भारत का जहाँ जहाँ बाउंड्री है उसके अंतर्गत जहाँ जहाँ संसाधन है वो सारे क्या है बेटा, राष्ट्रीय संसाधन है। और ये सारे राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तिगत सामाजिक तौर पर उनके हितों के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है परंतु इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, संभावी। आप संभावी शब्द पर ध्यान रखिए, यानी संभावना, यानी ऐसे संसाधन जिनकी संभावना है किसी क्षेत्र में होने की लेकिन उनका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संभावी संसाधन होंगे। दूसरा, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन जिनका हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है कि कहाँ पर क्या क्या है और कितनी मात्रा में है, किस गुणवत्ता के, क्या क्वालिटी के हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन। इससे ऊपर जो संभावी था यानी जिसके होने की संभावना है वो हमारे संभावी संसाधन है। अगला कि प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने के कारण पहुंच के बाहर है, भंडार कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो भरपूर मात्रा में हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है उसको प्रयोग करने की, तो वो भंडार कहलाते हैं संसाधनों के। ठीक है, ये शब्द हम केवल जानने योग्य बातें हैं, बाकी डीपली पढ़ेंगे इसे आगे से। अगला है सतत पोषणीय विकास। इसको मैं पहले अपने शब्दों में बताऊंगा तब इसकी भाषा को पढ़ेंगे। सतत पोषणीय विकास यानी संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, वर्तमान में जो पीढ़ियां हैं वर्तमान की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना हो, मतलब भविष्य की पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। चलिए पढ़ते हैं कि इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो, यानी वर्तमान की पीढ़ी की भी पूर्ति हो जाए उन संसाधनों से और भविष्य की पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। अगला है बेटा संसाधन नियोजन, यानी ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। संसाधन नियोजन क्या होता है, यानी पहले नियोजन शब्द को समझते हैं। नियोजन का मतलब होता है योजना, यानी संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से नीतियों के आधार पर उचित उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब है बेटा संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। सुरक्षा यानी संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध प्रयोग संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संसाधनों की सुरक्षा करने हेतु न्याय संगत मतलब तरीके से, ठीक है, और नीति परक प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो, मतलब बेतुके खर्च ना हो। जैसे पहले ऐड आता था टीवी में कि पानी व्यर्थ ना बहाएं, नलों को खुला ना छोड़ें, तो ये क्या था, संरक्षण ही है। अब आता है बेटा भूनिम्नीकरण, यानी विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना। मैं इसको वैसे समझाता हूँ भूनिम्नीकरण। निम्न माने क्या होता है, कम हो जाना, यानी पृथ्वी का कम हो जाना। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सर पृथ्वी कहाँ से कम हो गई। अरे पृथ्वी के कम हो जाने का मतलब ये है कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसका धीरे धीरे कम हो जाना। ये लिखा हुआ है कि विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रहना। अब प्राकृतिक कारक क्या, जैसे बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कृषि नहीं हो पा रही ढंग से,
मैदानी में ज़्यादा होती है। और मानवीय क्रियाकलाप कैसे, बिल्डिंग बना रखे हैं, इमारतें बना रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो कृषि योग्य भूमि का धीरे धीरे विलुप्त होते जाना, कम होते जाना भू निम्नीकरण कहलाता है। आगे है निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार खेती की गई हो, वो कहलाता है निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जैसे आपका क्षेत्र है, हम सबका है, हम यूपी में निवास करते हैं, एक साल में हम एक से अधिक खेती पैदा कर लेते हैं, तो ये शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। और कुल बोया गया क्षेत्र मतलब शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। जैसे आपकी खेती है, उसमें साथ वाली खेती को जोड़ करके हम खेती कर रहे हैं, ये कहलाएगा कुल भूमि से जो उठने वाली पैदावार। आगे प्रति भूमि। अब प्रति भूमि कैसी, यानी परत, लेयर वाली, यानी ऐसी भूमि या ऐसी भूमि का भाग जिस पर खेती नहीं की जा सकती और जो खाली छोड़ दी जाए। ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उसे खाली छोड़ दिया जाए, वो प्रति भूमि कहलाती है। बंजर भूमि आप जानते हैं, यानी वह जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी, रेतीली व दलदली होती है। मतलब ये बता रहा है कि वो रेतीली भी हो सकती है, पहाड़ी भी हो सकती है, दलदली भी हो सकती है, जहाँ पर खेती ना हो, बंजर भूमि कहलाती है। अगला है लैटेराइट मृदा। तो देखिए लैटेराइट मृदा क्या होता है कि अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वह मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं जैसे चेरापूंजी है ना, मिजोरम है, आसाम है, तो वहाँ अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो तेजी से पानी के बहाव से कट रही है, और कटने से वो जहाँ इकट्ठी हो रही है वहाँ पर कौन सी मृदा का निर्माण हो रहा है, लैटेराइट मृदा का। ठीक है बेटा। अब है मृदा अपरदन, किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटाव जो प्राकृतिक कारणों से हो सकता है या होता है, चाहे वो हवा के द्वारा हो, जल के द्वारा, ऐसा कटाव या मिट्टी का अपने स्थान से हटना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला पॉइंट है उत्कात भूमि। प्रवाहित जल या पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन को उत्कात भूमि का निर्माण होता है। प्रवाहित जल या पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्कात भूमि का निर्माण होता है। बहता हुआ जल मिट्टी को बहाकर ले जा रहा है, वहाँ गड्ढा बनता चला जाएगा, या पवनों के द्वारा वहाँ से मिट्टी उड़ती चले, राजस्थान में देखा हो गड्ढा रूपी संरचना बन जाती है, तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है, उत्कात भूमि कहलाती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लेंथी बनाने से आपको दिक्कत आती है, तो आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए जय श्री श्याम। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। धन्यवाद।